हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी में। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लिविंग और मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, सजीव या उपापचय के सक्रिय कोशिकांग। तो सेल्स में कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो कि एक्टिव सेल्स होते हैं, लिविंग भी होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे उस ऑर्गेनेल्स में आने वाले ऑर्गेनेल्स के बारे में। सबसे पहले आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप यहाँ एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, जिसका आउटर सेल है एंड इनर सेल है, आउटर मेम्ब्रेन है, डीएनए है, क्रिस्टे है, राइबोसोम है। ये सारे स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे। तो पढ़ते हैं डिटेल में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले कोलिकर ने की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज सबसे पहले किन्होंने की थी? कोलिकर ने। बाद में अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने 1886 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बायोब्लास्ट्स रखा तथा बोंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो बाद में अल्टमैन ने इसका नाम क्या रखा था? बायोब्लास्ट्स, और बोंडा ने इसका नाम क्या रखा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव में बिखरी रहती है। जैसे कि आप ये सेल देख पा रहे होंगे, इसमें ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो आपको राउंड शेप में दिख रहे हैं, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ये सेल्स में क्या होते हैं? बिखरे हुए देखने को मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति, शेप और आकार, साइज परिवर्तनशील होता है। तो इसका शेप और साइज में कुछ कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, जिन्हें उभारों को क्रिस्टी कहा जाता है। तो ये जो है, ये दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, और उसके उभार जो आता है उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं। जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, इसमें जो आपको ये शेप दिख रहा है, ये जो शेप दिख रहा है, इस तरह का उभार दिख रहा है, इस तरह का शेप, उसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं। यहाँ इस तरह का जो शेप दिख रहा है आपको, वो होता है क्या? क्रिस्टे। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण उसे कोशिका का ऊर्जागृह, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का ऊर्जागृह इसलिए कहा जाता है क्योंकि 36 एटीपी अणु, जो कि एक ग्लूकोज अणु के टूटने से बनते हैं, उनमें से 34 एटीपी क्रेब्स चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। तो कोशिका का ऊर्जागृह क्यों बोला जाता है? इसमें जो 36 एटीपी अणु बनते हैं, किससे बनते हैं? ग्लूकोज के टूटने से। उसमें से 34 एटीपी जो होते हैं वो क्रेब्स चक्र में माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं, इसीलिए क्या बोला जाता है इससे? कोशिका का ऊर्जागृह। दूसरा ऑर्गेनेल्स देखेंगे, जो कि है गोल्गी काय, गोल्गी बॉडीज। 1898 में सर्वप्रथम गोल्गी काय की खोज कैमिलो गोल्गी ने की। तो कैमिलो गोल्गी ने किसकी खोज की थी? गोल्गी बॉडीज़ की, गोल्गी काय की। गोल्गी काय को लाइकोक्लाडिया भी कहा जाता है। तो कैमिलो गोल्गी ने जो गोल्गी बॉडी इन्वेंशन किया, उसको क्या बोला जाता है? लाइकोकॉन्ड्रिया।
भी बोला जाता है। जीवाणुओं नीले हरे शैवाल तथा माइकोप्लाज्मा को छोड़कर गोल्गी काय अन्य सभी जीवधारियों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो कुछ जीवाणु और नीले हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन अलगे और माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके बाकी जितने भी आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं उनके सेल्स में क्या पाए जाते हैं? गोल्गी काय पाए जाते हैं। पौधों में गोल्गी काय को डिक्टियोसोम भी कहते हैं। तो क्योंकि पौधे में भी गोल्गी काय प्रेजेंट रहते हैं, पौधे का जो सेल होता है उसमें भी गोल्गी काय प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन उसको पादप में क्या बोला जाता है? डिक्टियोसोम बोला जाता है। गोल्गी काय की गुहिकाओं में अनेक प्रकार के एंजाइम एवं पॉलीसैकेराइड्स आदि होते हैं। तो इनके जो गुहिका में बहुत सारे क्या होते हैं? एंजाइम्स और पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये स्ट्रक्चर है गोल्गी बॉडीज़ का। गोल्गी काय स्रावी कोशिकाओं में अधिक होते हैं। विभिन्न पदार्थ मुख्यतः एंजाइम का स्रावण करना गोल्गी काय का महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? एंजाइम का स्रावण करना। शुक्राणुओं के अग्रपिंडों एक्रोसोम के निर्माण में गोल्गी काय अत्यंत सहायक होते हैं। तो एक्रोसोम का जो प्रिपरेशन होता है उसमें कौन सहायता करता है? गोल्गी काय। जंतुओं में गोल्गी काय से विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं और जंतुओं में गोल्गी काय से अनेक प्रकार के हार्मोन्स भी डिडक्ट किए जाते हैं। गोल्गी काय कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका पट्टिका सेल प्लेट के निर्माण में सहायक होते हैं। तो सेल प्लेट के निर्माण में भी गोल्गी काय मदद करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। गोल्गी काय की झिल्लियों का संपर्क अतः प्रद्रवी जालीय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियाँ से रहता है। तो ये किससे कनेक्टेड रहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड रहते हैं। गोल्गी काय कुछ यूकेरियोटिक कोशिका स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिका, नील हरित शैवाल एवं जीवाणुओं में नहीं पाए जाते हैं। तो गोल्गी काय जो है, गोल्गी बॉडीज़ है, कुछ यूकेरियोटिक सेल्स में नहीं देखने को मिलते, स्तनधारियों की आरबीसी में नहीं देखने को मिलते, नील हरित शैवालों में, ब्लू ग्रीन आल्जे में एवं जीवाणुओं में नहीं पाए जाते। गोल्गी काय लाइसोसोम एवं पेरोक्सिसोम के निर्माण में मदद करता है। तो ये किस किस के निर्माण में मदद करता है? लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम। तीसरा ऑर्गेनेल से आपका अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर। सन 1945 में के.आर. पोर्टर ने अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज की थी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी? के.आर. पोर्टर ने। अंतःप्रद्रवी जालिका केंद्रक कला से कोशिका कला तक फैली रहती है। तो ये कहाँ कहाँ तक फैली रहती है? केंद्रक कला से कोशिका कला तक। स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में कोशिकाओं को छोड़कर अंतःप्रद्रवी जालिका सामान्यतः सभी सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में पाई जाती है। अंतःप्रद्रवी जालिका का जीवाणुओं एवं नीले हरित शैवाल में अभाव रहता है। तो ये जीवाणुओं में, बैक्टीरिया में और ब्लू ग्रीन आल्गे में नहीं पाए जाते। यह लाइपोप्रोटीन की दोहरी इकाई झिल्ली से बनी होती है। तो ये किससे बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की
दोहरी झिल्ली कैसे बनी रहती है। जंतु एवं पादप कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म झिल्लीदार शाखित अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। कोशिका में अंतःप्रद्रव्य जालिका का विस्तार कभी कभी केंद्रक की बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। अंतःद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की पाई जाती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा है आपका? पहला होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा क्या होता है? ये होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी के अंतर्गत आता है। और दूसरा होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जिसे बोलते हैं SER। इस प्रकार की अंतःप्रद्रवी जालिका झिल्ली अत्यंत चिकनी होती है। नाम से ही पता चल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे नाम आपका दिया हुआ है स्मूथ। स्मूथ बहुत चिकना। तो इसकी जो झिल्ली होती है वो क्या होती है? अत्यंत चिकना होता है। अंतःप्रद्रवी जालिका की सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। देखिए, इसकी चिकने होने का कारण क्या है? क्योंकि इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका लिपिड स्राव के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो लिपिड के स्राव के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरी जो होती है वो आपकी क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिन्हें राइबोसोम कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ स्ट्रक्चर में ये जो आपको दिख रहे हैं कुछ छोटे छोटे दाने की तरह दिख रहे हैं, वो क्या होता है? राइबोसोम होता है। तो इसके प्रेजेंस होने के कारण ये क्या कहलाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। ठीक है। अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण होता है। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा तथा क्लोरोप्लास्ट संश्लेषण में भाग लेती है। वहीं खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। तो SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में सहायक होते हैं? वसा तथा क्लोरोप्लास्ट के संश्लेषण में, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। अंतःप्रद्रवी जालिका केंद्रक से कोशिका द्रव्य आनुवांशिकी पदार्थों के जाने का मार्ग बनाती है। तो यहाँ पर जो होता है, आनुवांशिकी पदार्थ को एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में ट्रांसफ़र करने के लिए ये सहायक होता है, जो कोशिका द्रव्य को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। कोशिका विभाजन के समय यह कोशिका प्लेट, सेल प्लेट तथा केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग लेती है, जिसके फलस्वरूप ही कोशिका का सतही क्षेत्र सरफेस एरिया काफ़ी बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो राइबोसोम एक वो ऑर्गेनेल्स है जो कि आपका बोथ द सेल्स में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में भी एंड प्लांट सेल्स में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम
पोलार्डे नामक वैज्ञानिक ने सन 1955 में की थी। तो इसकी खोज किसने की थी? पोलार्डे ने। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग होता है। तो सेल में जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं इनसाइड द सेल, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल्स कौन सा है आपका? राइबोसोम। राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल तथा प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम किससे मिलकर के बने होते हैं? आरएनए नामक अम्ल जिसे बोलते हैं राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम उपयुक्त स्थान प्रदान करते हैं जिसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम एक एरिया प्रोवाइड करता है। उस एरिया को क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। तो मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है इसका। माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक तथा हरित लवक में भी राइबोसोम पाए जाते हैं। तो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी, क्लोरोफिल में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम आकार तथा अवसाद साधन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। तो राइबोसोम कितने टाइप्स को होते हैं? 2 टाइप्स। एक होता है 70S राइबोसोम, दूसरा होता है 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम क्या होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एवं बैक्टीरिया इत्यादि में पाए जाते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं एवं इनका अवसादन गुणांक 70S होता है। तो ये किन किन में पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और बैक्टीरिया में। बड़ी सब यूनिट क्या है इसका? 50S एंड छोटी सब यूनिट है 30S। वैसे ही सेकंड है 80S राइबोसोम। ये जंतु कोशिकाओं तथा उच्च विकसित पौधे में पाए जाते हैं। ये जंतु कोशिका में और हाईली डेवलप्ड प्लांट्स में पाए जाते हैं। इनका आकार बड़ा होता है और अवसादन गुणांक 70S होता है। तो इसकी सबसे बड़ी सब यूनिट है 60S और सबसे छोटी सब यूनिट है 40S। प्रत्येक राइबोसोम लगभग 2 गोलाकार सब यूनिट का बना होता है, जिसके एक छोटी एवं एक बड़ी सब यूनिट होती है। तो ये 2 गोलाकार आकार का बना होता है, जिसमें एक बड़ी यूनिट होती है और दूसरी छोटी यूनिट, जो आपस में जुड़कर पूर्ण राइबोसोम का निर्माण करती है। तो ये जो बड़ी और छोटी यूनिट दोनों एक दूसरे से मिलकर के पूरा का पूरा राइबोसोम बनाती हैं। अनेक राइबोसोम कभी कभी एक साथ मिलकर एक रचना बनाते हैं, जिसे पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम्स भी कहा जाता है। तो बहुत सारे राइबोसोम्स मिलकर के एक रचना बनाते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? पॉलीसोम्स बोलते हैं। 5वां जो ऑर्गेनेल्स है वो क्या है आपका? लाइसोसोम। डी डुवे द्वारा लाइसोसोम की खोज हुई थी, जिसके लिए डी डुवे को सन 1974 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो लाइसोसोम का आविष्कार किसने किया था? डी डुवे ने, और इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार 1974 ईस्वी में दिया गया था। लाइसोसोम केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ये सिर्फ जंतुओं में पाए जाते हैं, जंतु के सेल्स में पाए जाते हैं। ये गोल तथा सूक्ष्म इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचनाएं होती हैं। लाइसोसोम अधिकतर जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रियाएं करने वाली कोशिकाओं, उदाहरण तथा यकृत, अग्नाशय, थायराइड, मस्तिष्क एवं गुर्दे इत्यादि में पाए जाते हैं, जिसमें कि कुछ एंजाइम्स रिएक्शन होते रहता है, उस तरह के ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, जैसे कि यकृत में, अग्नाशय में, थायराइड ग्लैंड में, मस्तिष्क में, गुर्दे में। राइबोन्यूक्लियेज, फॉस्फेटेज,
प्रोटीएज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस जैसे अनेक प्रकार के एंजाइम लाइसोसोम में पाए जाते हैं जो अम्लीय अपघटक कहलाते हैं। लाइसोसोम के एंजाइम किसी कारण जब बाहर निकलते हैं तो सक्रिय होकर कोशिका के विभिन्न पदार्थ का विघटन कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप कोशिका विखंडन हो जाती है, जिसे आत्मघाती थैली सुसाइड बैग कहा जाता है। तो सुसाइड बैग ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को, क्योंकि इसमें किसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो किसी कारण बाहर निकल के आते हैं और वो सेल्स को विघटन कर देते हैं, तो इसीलिए क्या इसे बोला जाता है? सुसाइड बैग ऑफ द सेल। छठा ऑर्गेनल से आपका लवक, जिसे प्लास्टिड बोलते हैं, जो कि एक वर्ण लवक है, कलर इसी से आपका आता है। तो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। लवक की खोज सन 1865 में हैकेल के द्वारा की गई। लवक केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जो कोशिकाएं चारों ओर बिखरी रहती हैं। तो ये जो लवक है, प्लास्टिड होती है, सिर्फ किन में पाई जाती है? प्लांट्स में पाई जाती है। इनका आकार अंडाकार, गोलाकार या तस्तरी नुमा व चपटे आकार के तथा रंगीन या रंगहीन होते हैं। तो इसका जो आकार आप देख ही पा रहे होंगे, गोल या फिर अंडाकार, चपटा, इसी तरह का इसका शेप होता है, और ये या तो कलरफुल या फिर कलरलेस होते हैं। जीवाणु, कवक, मिक्सोमाइसीट्स तथा नीले हरे शैवाल इत्यादि में लवक नहीं पाए जाते हैं। तो जीवाणु में, कवक में है मिक्सोमाइसीट्स, और ब्लू ग्रीन एल्गे में क्या होता है? आपका लवक प्लास्टिड नहीं पाए जाते। रंग के आधार पर लवक के 3 प्रकार हैं। तो कलर के आधार पर इसको कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। पहला हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। तो हरित लवक के भीतर हरे रंग का क्लोरोफिल होता है, जिसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। क्योंकि हरित लवक, ये नाम से ही पता चल रहा होगा, हरित मतलब हरा, और ये क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल, इसीलिए इसका रंग हरा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और हरा होने के कारण ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। इसी कारण पौधे का कुछ भाग तथा पत्तियां हरे दिखाई पड़ती हैं। ये मेन तौर पे आपके पत्तियों में पाए जाते हैं। इसीलिए क्या होता है ना, पेड़ में जो पाए जाने वाली पत्ती होती है वो क्या होता है? हमेशा हरा कलर का होता है। इसी के फलस्वरूप हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहते हैं, क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, और क्लोरोफिल होने के कारण पत्तियां क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है, अपना फूड खुद बनाती है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को या फिर पत्तियों को क्या बोला जाता है? कोशिका का रसोई घर बोला जाता है। पर्णहरित के अतिरिक्त हरित लवक में ज़ैंथोफिल एवं केरोटीन नामक वर्णक भी पाए जाते हैं। तो इसमें और क्या क्या पाए जाते हैं? ज़ैंथोफिल भी पाए जाते हैं और केरोटीन। पर्णहरित में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। तो क्लोरोफिल में, पर्णहरित में अक्सर कौन सा धातु देखने को मिलता है? आपका मैग्नीशियम। दूसरा वर्णलवक या क्रोमोप्लास्ट। वर्णलवक रंगीन लवक होते हैं जो प्राय पीले, लाल और नारंगी व भूरे आदि रंगों के होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किन किन कलर में पाए जाते हैं? पीले, लाल, नारंगी और भूरे। वर्णलवक पौधे के रंगीन भागों जैसे पुष्पों के दलों, पेटल्स, फलभित्ति, बीज इत्यादि में पाए जाते हैं। वर्णलवक में स्ट्रोमा नहीं होता है। पुष्पों का रंग वर्णलवक के कारण चमकीला होता है, जिससे ये कीट परागण में सहायक होते हैं। थर्ड होता है अवर्णलवक या ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णलवक रंगहीन एवं अनियमित आकार के होते हैं।
ये पौधे के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश के से वंचित रह जाते हैं। तो क्योंकि ये रंगहीन होते हैं इसीलिए ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते। प्रकाश संश्लेषण पौधे का कौन सा हिस्सा नहीं कर पाता, जो हिस्सा प्रकाश से दूर रहता है, मतलब ज़मीन के नीचे रहने वाला। अववर्णलवक अधिकांश पौधे की भूमिगत भागों में पाए जाते हैं, मतलब ज़मीन के नीचे। ये सूर्य के प्रकाश के क्लोरोप्लास्ट में पर्णहरित हो जाते हैं। अवर्णलवक दो प्रकार के पाए जाते हैं, छोटे एवं बड़े आकार के। अवर्णलवक शर्करा को मंड स्टार्च में परिवर्तन कर देते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरा सेल चैप्टर को। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि क्लासेस कैसी लग रही है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि और किस तरह का वीडियो आपको चाहिए, और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। थ्योरी क्लासेस कवर करने के बाद हम कुछ MCQs के भी क्वेश्चन लाएंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को आने वाले वीडियो के लिए।